हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एथिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां जाकर वो कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हम अगर आज की वीडियो को मिला के बात करें तो मैं अप्रोक्स आपका 50 मार्क्स का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज की शुरू करते हैं वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक्चुअली में है क्या? ये जो डिसाइड हुआ था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, वो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाले केस लॉ में ये डिसाइड हुआ था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस किस सिचुएशन में होगी। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको मेन चीज़ें क्या क्या याद करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक तरीके से मैं आपको रिवाइज करा दूंगा कि आपने एक्चुअल में पढ़ा क्या। उसकी लैंग्वेज अगर आप बुक में जाओगे तो काफ़ी कुछ बड़ा मिलेगा आपको उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मैंने निकाल के अपने नोट्स में डाल दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर सभी चैप्टर की पीडीएफ शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये रेलैंड वर्सेस फ्लेचर इस केस लॉ में डिसाइड हुआ था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस किस सिचुएशन में होगी। ठीक है, उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड एक्यूमुलेट ऑन हिज लैंड, यानी कि हम कुछ बाहर से ला रहे हैं और अपने यहाँ पर उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पहली चीज, इफ स्केप, अगर वो निकल जाती है, मतलब कि वहां से हमने लाए कुछ और वो निकल गया। ठीक है, एंड कोजिंग हार्म टू अदर्स, यानी किसी को उसने नुकसान पहुंचा दिया, उस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या तीन चीजें हुई मेन। पहली चीज, हम कुछ अपने यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला है दूसरे को। ठीक है, सेकंड चीज, वो स्केप हो गई, हमारे लैंड से बाहर निकल गई, दूसरे के लैंड में चली गई किसी तरीके से। ठीक है, और उसने दूसरे को हार्म भी पहुंचा दिया। मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे दुबई में क्या होता है कि टाइगर पालने का कोई वहाँ पर उनके शौक है, उनके जो वहाँ पे उनके शेख होते हैं वो टाइगर पालते हैं। अगर वो अपने यहाँ पे टाइगर पाल रहे अपने लैंड में, पहली चीज कि वो कुछ चीज ले गए जो कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड एक तरीके से, क्योंकि टाइगर के लिए जगह है जंगल। अगर आप उसको घर में पाल रहे हो, अब वो पड़ोसी के यहाँ चला गया और उसको मार दिया। ठीक है, उसके बाद में शेख साहब ये डिफेंड नहीं कर सकते कि इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें तीनों चीजें हो रही है। पहली चीज कि आप ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एक्यूमुलेट भी कर रहे हो और वो हजार्डस भी है, पहली चीज। दूसरी जो स्केप, यानी वो आपके यहाँ से निकल चुका। थर्ड, उसने किसी को हार्म भी पहुंचा दी। तो आपके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड रेलैंड वर्सेस फ्लेचर की लायबिलिटी लगेगी। ठीक है दोस्तों, उस जजमेंट में दो चीजें निकली है। पहली चीज, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है क्योंकि जो टाइगर है उसके रहने की जगह क्या है? जंगल। ठीक है, दूसरी चीज, द थिंग्स मस्ट हैव एस्केप्ड, अगर चीजें उधर से निकल गई। ठीक है, जैसे कि टाइगर निकल के चला गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन में अगर एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि इसमें फॉल्ट हमारा नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड है किसी तरीके से। ठीक है, सेकंड, नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अगर कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो नेचुरल यूज में आती है, तब भी ये एक्सेप्शन में आ जाएगा इस रूल के। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर किसी थर्ड पार्टी का इसमें एक्ट आ जाता है तब भी कोई इसमें हमारा लायबिलिटी नहीं होगी। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की अगर कंसेंट है उस सिचुएशन में भी आपके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल अप्लाई नहीं होगा। और आपका लास्ट आता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर वही ये बोल दे कि ये चीज़ सही है, मतलब कि उसने ही ऑर्डर दिया था किसी तरीके से, तब भी आपके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका, इसमें अभी इतना ही है। दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मैं आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बता चुका, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो डिसाइड हुई थी रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपको 2 मिनट के अंदर मैं रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाले केस में डिसाइड हुई थी। ठीक है, उसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है। नॉन, मतलब जो जजमेंट से आई थी चीजें वो थी 2, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड प्लस द थिंग्स मस्ट हैव एस्केप्ड, यानी जो चीज है ना वो एस्केप हो चुकी। ठीक है, और बाकी 3 चीजें क्या है इसमें मेन? कलेक्ट समथिंग, एस्केप और हार्म टू अदर्स। ठीक है, अब इसमें माइंड में अपने रखना वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दुबई टाइगर। ठीक है, डन।
रेलैंड वर्सेस फ्लेचर जो ये केस था, ये एक्चुअल में केस लो था क्या, मैं आपको वो बताता हूँ। फ्लेचर की थी कुछ माइंस और रेलैंड की थी ज़मीन, ठीक है। तो उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया वहाँ पे एक रिजर्वायर बनाने के लिए। जब वो खुदाई चल रही थी तो उसके अंदर से पानी निकला, वो जाके फ्लेचर की माइन में जाके भर गया। उसका इतना नुकसान हो गया हद पार, क्योंकि माइन में क्या होता है, वो गहराई में होती है। जब इधर से पानी निकला वो जाके उसकी के यहाँ पे माइन के अंदर जमा हो गया, जिससे जो माइन में से उसको कुछ निकालना होगा, जिस चीज़ की माइन होगी वो, तो वो उसके लिए ब्लॉक हो गया, ठीक है। यही था, इतना ही केस है ये। बाकी आपको ज़्यादा आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो। मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया एक्चुअल में था क्या। आपको रेलैंड का पता लग गया, रेलैंड के पास क्या था, लैंड थी उसके पास, और फ्लेचर की माइन थी, ठीक है, डन। एक्सेप्शन में आपको इसके बता चुका। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है दोस्तों। जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है ये ओलियम गैस लीक केस में डिसाइड हुई थी, जो कि इंडिया के अंदर का ही केस है। 1985 में केस हुआ था, ठीक है। मैं इसके बारे में आपको एक ब्रीफली थोड़ा आइडिया देता हूँ कि एक्चुअली में केस था क्या। इसको ओलियम गैस लीक केस को श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस भी बोला जाता है, कि 1985 में हुआ था। तो इनकी इंडस्ट्री के अंदर ओलियम गैस लीक हो चुकी थी, जो कि इन्हीं के किसी फॉल्ट से हुई थी। तो ये श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर बोल रही थी कि ये किसी और के फॉल्ट से लीक हुई है, या फिर इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं थे, ये उनका कहना था, ठीक है। लेकिन इसमें ये डिसाइड हुआ था इस केस के अंदर कि आप हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इस वजह से आपके यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो और उससे किसी को लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए आप कंप्लीटली लायबल हो। ये इस केस के अंदर डिसाइड हुआ था, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या मेन चीजें हुई, इंगेज इन हजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि ओलियम गैस है, ये हजार्डस गैस में की कैटेगरी में आती है, ठीक है। एब्सोल्यूट लायबल फॉर एनी लायबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा कि थर्ड पार्टी का फॉल्ट है या किसी का भी फॉल्ट है, ठीक है। यही है मेनली इसमें। 4 और 6 दिसंबर 1985 जो उधर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने श्रीराम फूड फर्टिलाइजर को ऑर्डर किया कि आप यहाँ से ये हजार्डस गैसेस हटा लीजिए 7 दिन के अंदर। लेकिन उसके बाद MC मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पिटीशन डाली कि उनका बिजनेस ही बंद करो, मतलब कि यहाँ से दिल्ली से ये बहुत ज़्यादा हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिससे आगे और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी में इतना ही था कि आप हजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और हार्म टू अदर, सर किसी वजह से किसी दूसरे बंदे को लॉस हो रहा है और आपके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, वो एब्सोल्युटली लायबल हो, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया कंप्लीट। दोस्तों एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड मैं आपको एक और केस लो बताता हूँ, भोपाल गैस डिजास्टर, जो कि 1984 का केस है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने अपनी सब्सिडरी इंडिया में बनाई, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है। वो पेस्टिसाइड बनाया करती थी जो कि 2 हाईली टॉक्सिक गैसेस से बना करता था पेस्टिसाइड, मिथेल एंड आइसोनेट। मिथेल और आइसोनेट 2 और 3 दिसंबर 1984 में लीक हुए और जिससे कि 2660 लोगों की डेथ हो गई ऑन स्पॉट, और 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया, उन्हें बीमार हो गए या फिर उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है दोस्तों। लेकिन 1989 में जब ये केस चला तो 1989 में रिजल्ट आया और उसमें $470 मिलियन टू विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल गैस डिजास्टर में जो विक्टिम था, जिसने सफ़र किया था, उनके लिए $470 मिलियन की धनराशि दी गई, ठीक है दोस्तों, जो कि यूनियन कार्बाइड ने दी, जो कि अमेरिका की कंपनी थी इन्होंने, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट केस लो आता है आपका कॉर्पोरेट मैन्सलॉटर एंड कॉर्पोरेट होमिसाइड एक्ट 2007 यूके। इसके अंदर क्या है, जो मैंने मेन ऐसा है ना, ये बहुत बड़ा है, अगर आप अपनी बुक में देखते हो तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने की कोशिश करूँ ताकि आप थोड़े कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सको, आपको कुछ चीज़ें याद रह जाए, ठीक है। बाकी आप जब इसको रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे और बार बार पढ़ोगे तो आप अच्छे से इसको रिटेन कर पाओगे, ठीक है। ए सीरियस मैनेजमेंट फेलियर रिजल्टिंग इन ए ग्रोस ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी ऑफ केयर। तो इसके अंदर जो मेनली फोकस किया हुआ था
कि जो मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको उनकी केयर करने से रिलेटेड जो आपकी ड्यूटी है उसको आप अच्छे से पूरा करें। क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट की टेक केयर नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी है। इसके अंदर सिर्फ इतना ही था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका, लेकिन इसके अंदर ये मेन चीज़ है। बाकी आप इसको बुक से थोड़ा पढ़ के थोड़ा एक्स्ट्रा भी इसमें लिख सकते हो। अब आती है वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या केस लॉज है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो वाटर पोल्यूशन है क्या। जब भी वाटर मतलब जब भी पानी बिकम्स अनसूटेबल फॉर ह्यूमन एंड अदर थिंग्स, जब भी वो अनसूटेबल हो जाए, पीने के योग्य ना रहे या फिर हम उसके यूज़ करने लायक ना रहे, तो उसको वाटर पोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर केस लॉज कौन कौन से हैं, आप इसको ना थोड़ा बना के लिख सकते हो कि वाटर पोल्यूशन आप अपने आसपास देख सकते हो कि कहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। फैक्ट्रीज है, उसका गंदा पानी नदियों में मिल रहा है। गंगा की हालत आप सभी को पता है, आप गंगा छोड़ो, यमुना, दिल्ली में आप देखो यमुना जी की हालत क्या है, उस चीज़ सबको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसमें केस लॉज क्या है, मैं उसके नाम बताता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हो अपनी बुक से पढ़ के। गंगा पोल्यूशन केस, ठीक है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है ये। विनीत कुमार माथुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अंबुजा पेट्रोकेमिकल वर्सेस पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। भवानी रिवर शक्ति शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, इस वाले केस लॉ में क्या हुआ था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा लिखा। कोर्ट हेल्ड दैट वायलेशन ऑफ पोल्यूशन लॉ वर सीरियस एंड पोजिंग ए हेल्थ हजार्ड एंड डायरेक्टेड टू क्लोज द इंडस्ट्री एंड सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट विद इन 10 days। ठीक है दोस्तों, इस वाले केस लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री कौन सी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आप पेपर, टेक्सटाइल्स, लेदर इंडस्ट्री ये लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।